चलो भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक हमारा जो कि है बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में हमने एसएससी ख़त्म कर लिया था, जिसमें कि हमने डीम्ड एसएससी और रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के बारे में देखा था। अब इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स को पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है? बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब है कि इनकम टैक्स किस बेसिस पे चार्ज किया जाता है। ठीक है ना। किसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, किसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो चार्ज होने का, इनकम टैक्स के चार्ज होने का क्राइटेरिया क्या है, इनकम टैक्स के चार्ज होने का क्राइटेरिया क्या है, बेसिस क्या है। इसीलिए इसका नाम है बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है। सबसे पहले तो देखो, 5 पॉइंट्स में इसको मैंने तोड़ा है। इस पूरे बेसिस ऑफ चार्ज के टॉपिक को मैंने 5 पॉइंट्स में तोड़ा है। पहला है हमारा इनकम टैक्स में एनुअल टैक्स। ठीक। एनुअल टैक्स जो है वो आपका इनकम पे आता है। ठीक। आपको साल में कितना टैक्स देना है ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपकी इनकम कितनी है। सिंपल सी बात है। बेसिस ऑफ चार्ज, किस बेसिस पे चार्ज होता है इनकम टैक्स? इनकम के बेसिस पे चार्ज होता है। ठीक है। अब इनकम में भी आपकी इनकम क्या स्लैब रेट से ऊपर है कि नहीं, जितना बताया गया है। अगर उस स्लैब रेट से वो एक पर्टिकुलर परसेंट होता है, जो कि सॉरी एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि फाइनेंस एक्ट में हर साल बताया जाता है। अगर आपका इनकम उस पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर है, एनुअल इनकम, साल का इनकम, तब तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर नहीं है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। और टैक्स भरने के लिए हमको रिटर्न फाइल करना पड़ता है इनकम टैक्स का। तो जिसको टैक्स देना है, जिसकी इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब जितनी लिमिट बताई गई है कि मान लीजिए 12 लाख, तो 12 लाख से अगर ऊपर आपकी इनकम है एक साल की, तब आपको टैक्स भरना पड़ेगा उस पर। ठीक है। अब कितना भरना पड़ेगा, कैसे भरना पड़ेगा, ये तो हम लोग आगे देखेंगे पूरा। लेकिन 12 लाख से अगर आपकी इनकम ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से नीचे है तब आपको टैक्स नहीं देना है। और अगर आपको टैक्स नहीं देना है तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न तभी भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, या भरा जा भी सकता है कि नहीं? तो आंसर है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम भी है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। ठीक है। अगर बस आपका इतना ही है कि आपकी एज 18 या उससे ऊपर हो। तो अगर आपकी एज 18 या उससे ऊपर है और आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से कम है, तब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। आपकी नील रिटर्न भरेंगी। नील रिटर्न मतलब वो कहता है वो रिटर्न जिसपे ज़ीरो इनकम टैक्स लगता है। ठीक है। नील रिटर्न बोलते हैं उसको। उस पर ज़ीरो इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। लेकिन रिटर्न भरने से ये रहता है कि आपका डेटा गवर्नमेंट के पास टाइम टू टाइम एजेंसीज के पास जा रहा है। कल की डेट में अगर आपको कभी भी कहीं से कुछ लोन वोन उठाना हुआ तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है दिखाने को। जिस तरीके से हम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दिखाते हैं, उसी तरीके से हम इनकम टैक्स रिटर्न भी दिखा सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अगर हमने फाइल किया है और अप्रूव कर दिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से, जो कि अथॉरिटी इंडिया में इनकम टैक्स को चार्ज करने की, तो जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हो उसके 15 दिन 20 दिन बाद आपको उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि हाँ भैया आपने आपका इनकम टैक्स भर दिया है, हमें आपकी रिसीविंग मिल चुकी है। ठीक है। और वो आपका फाइनलाइज करके आपके सामने एक रिटर्न दे देते हैं कि देखो भाई ये फॉर्मेट में, मतलब तो आपको एक रिटर्न जो है वो फाइनलाइज फॉर्म में मिल जाता है उनकी तरफ से। ठीक है। आपका ही भरा हुआ रिटर्न पर उनकी तरफ से ये जनरेटेड होता है कॉन्फर्मेशन के तौर पे। तो आप इसको कहीं पे भी दिखा सकते हो, तो इससे तो एकदम कंफर्म हो जाएगा कि आपके सारे डेटा सही है। जहाँ पे भी आपको जहाँ पे भी आपको लोन वोन लेने की बात आएगी तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने भरने से बैंक्स या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन लेंड कर रहे हैं, उनके लिए भी आपके बारे में जानना आसान हो जाएगा कि वो आपको लोन दे सकते हैं कि नहीं, आपको लोन देना चाहिए कि नहीं। ठीक है ना। आप उतना जितना भी, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 6 लाख रुपए है, तो आप मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट तो 12 लाख है। तो अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट 12 लाख है और आपकी इनकम 6 लाख है तो आप पे तो टैक्स लगेगा नहीं, तभी आप नील रिटर्न भरो। ठीक है। उससे कम से कम ये तो कंफर्म हो जाएगा कि नील रिटर्न में ये लिखा रहेगा कि आपकी इनकम 6 लाख है। तो सामने वाला बैंक से अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेने के लिए जाओगे तो बैंक आपसे हिचकिचाएगा नहीं आपको लोन देने में, क्योंकि आपने रिटर्न पे भी फाइल किया है 6 लाख की इनकम। तो रिटर्न तो जस्टिफाई कर रहा है कि आपकी इनकम 6 लाख है, तो बैंक सोचेगा कि यार इसकी इनकम तो जितना ये लोन मांगना चाहता है उससे ज़्यादा है, तो इसको लोन देने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर कभी एक दिक्कत भी किया तो हम इसे रिकवर कर सकते हैं।
ठीक है। जबकि अगर आपके पास अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा होता तो शायद आपको बैंक को कन्विंस करना पड़ता। ठीक है, सैलरी के केस में तो फिर भी कन्विंस करना ईजी रहेगा क्योंकि सैलरी स्लिप मिलती है आपको कंपनी से। लेकिन अगर आपका बिजनेस है और आपकी इनकम 6 लाख है अभी, क्योंकि अभी आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ट्रैक पे नहीं चल रहा है, या अभी नया बिजनेस है आपका और आपकी इनकम 6 लाख है, 5 लाख है, 4 लाख है, तो आप बिजनेस तो आपका है, तो आप बैंक को कैसे कन्विंस करोगे? थोड़ा सा आपको उसमें प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है और इनकम टैक्स रिटर्न में आपने 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख बिजनेस की इनकम दिखाई है, तो बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस आपका है ना, तो आप इनकम को ऑल्टर भी तो कर सकते हो कि आप ही का तो है। अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में आपको चेंज ही तो करना है बैंक के सामने अच्छा बनने के लिए। ठीक है, बैंक के सामने आपने 10 लाख की इनकम दिखा दी, अब बैंक को लगेगा कि आपकी इनकम तो 10 लाख है, आप तो 1 ही लाख रुपए लोन मांग रहे हो, बैंक आपको दे देगा। लेकिन बैंक को मालूम है कि बिजनेस में तो लोग फ्रॉड कर सकते हैं। ठीक है ना, सैलरी स्लिप में कैसे फ्रॉड करेंगे? सैलरी स्लिप तो आपको कंपनी दे रही है, और कंपनी ने अगर लिखा है कि आपकी इनकम 50,000 रुपये एक महीने की है, तो 50,000 होगी, तभी तो लिखा है। ठीक है ना। लेकिन बिजनेस आपका है, छोटा बिजनेस है, हो सकता है आप उसमें कुछ मैनिपुलेशन करो, तो बिजनेस में कन्विंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस सुनते ही बैंक्स नहीं देंगे, सारे बिजनेस उठाते हैं बैंक से लोन, लेकिन थोड़ा नए बिजनेस मैन को कन्विंस करना पड़ता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स हमेशा इनकम पे चार्ज होता है, एनुअल इनकम पे चार्ज होता है। ठीक है, हमेशा जो इनकम जिस ईयर पे चार्ज होता है वो होता है प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में चार्ज होता है वो होता है असेसमेंट ईयर। हमेशा चार्ज होता है प्रीवियस ईयर पे, पर चार्ज होता है असेसमेंट ईयर में। ठीक है ना, हमेशा एक साल पहले की इनकम पे चार्ज होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं 2026-27 की, 26-27 की बात कर रहे हैं, तो ये असेसमेंट ईयर है। किस साल के लिए? 25-26 के लिए, 25-26 के लिए ये असेसमेंट ईयर है। तो जो 25-26 है वो क्या हुआ? तो वो प्रीवियस ईयर हो गया, वो पिछला साल हो गया। ठीक है, तो 25-26 का जो इनकम है वो चार्ज किया जाएगा 26-27 में। जब आप कमा लोगे तब तो इनकम पे टैक्स चार्ज किया जाएगा ना, क्योंकि जब तक आप कमाओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि आपने साल भर में कमाया कितना है, क्योंकि उसी बेसिस पे तो हम टैक्स लगाएंगे ना। और डेट क्या लिया जाता है? तो फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट था, जो कि एक बार मैंने ऐसे ही रिकैप कर दिया यहाँ पे। और उसके साथ बेसिस ऑफ चार्ज में किस बेसिस पे लगता है टैक्स? तो इनकम के बेसिस पे लगता है टैक्स। ठीक, हमेशा कौन से ईयर के, कौन से इनकम के बेसिस पे लगता है? किस साल की इनकम के बेसिस पे लगता है? तो प्रीवियस ईयर की इनकम के बेसिस पे लगता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर की इनकम के बेसिस पे लगता है। ओके, अब आते हैं रेट, किस रेट पे लगता है इनकम टैक्स? जो लगता है वो रेट पे लगता है, एक फिक्स परसेंट होता है जो कि बताया गया होता है कि अगर आपकी इनकम इतने से इतने के बीच में है तो इतना परसेंट, इतने से इतने के बीच में तो इतना परसेंट, इतने से इतने के बीच में इतना परसेंट, अगर एक लेवल से कम है तो कोई परसेंट नहीं, 0%। ठीक है ना, तो रेट्स जो है वो हर साल के फाइनेंस एक्ट में फिक्स किए जाते हैं, और फाइनेंस एक्ट में रेट्स फिक्स किए जाते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट्स इनकम टैक्स में नहीं फिक्स किया जाता, रेट फाइनेंस एक्ट में फिक्स किया जाता है। क्योंकि इनकम टैक्स तो कानून है, उसमें बता दिया गया कि टैक्स चार्ज होगा कैसे, पर हर साल कितना टैक्स चार्ज करना है, किस रेट पे चार्ज करना है, कितना स्लैब होना चाहिए, ये डिसीजन फाइनेंस एक्ट में लिया जाता है। क्योंकि ये इकोनॉमिक कंडीशंस और मैक्रो और माइक्रो कंडीशंस को देखते हुए टैक्स का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। अगर माइक्रो कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, मैक्रो कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, बिजनेसेस बहुत बूम कर रहे हैं, तो हम टैक्स थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, लोगों को देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कंट्री की कंडीशन बड़ी ख़राब चल रही है, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस था, तो उस टाइम प्रॉब्लम थी कोरोना की, तो वैसी कोई प्रॉब्लम है, एपिडेमिक पैंडमिक चल रहा है, या कोई दूसरा वॉर का सीन है, सिनेरियो चल रहा है, कोई और प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण कंट्री में जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है, तो ऑलरेडी ग्रोथ स्लो है, लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम है, ऊपर से हम टैक्स बढ़ा दें, तो उस साल हम क्या करेंगे? हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए अगर हम गवर्नमेंट है तो, या अगर हम फाइनेंस एक्ट फ्रेम कर रहे हैं, तो भाई टैक्स में हम रिलैक्सेशन दें पब्लिक को। ठीक है, सो हर साल के माइक्रो और मैक्रो कंडीशन को देखते हुए टैक्स का रेट
और स्लैब कई बार सेट किया जाता है। तो बार बार इस इन चीज़ों को सेट करना है, तो ये इनकम टैक्स में नहीं है, ये अलग से फाइनेंस एक्ट में आती है ताकि इनको बदलना आसान हो। हाँ, पूरा इनको जो मैकेनिज्म है, किस तरीके से चार्ज किया जाएगा, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ इनकम टैक्स में बताई गई है। पर कितना चार्ज किया जाएगा, बस ये कितना जो है ना, ये जो परसेंट वाला पॉइंट है, खाली ये आपका फाइनेंस एक्ट में डील किया जाता है हर साल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं टैक्स ऑन। टैक्स लगता किस पे है, तो टैक्स लगता है पर्सन पे। पर्सन के किस चीज़ पे टैक्स लगता है, टोटल इनकम पे लगता है। पर्सन के किस चीज़ पे लगता है, टोटल इनकम पे लगता है। तो सबसे पहले टैक्स हमेशा एनुअल बेसिस पे लगता है। टैक्स रेट हमेशा किस साल का लगता है, असेसमेंट ईयर का लगता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली टैक्स रेट हमेशा असेसमेंट ईयर का लगता है। टैक्स रेट्स जो होते हैं वो कहाँ पे बताए जाते हैं, फाइनेंस एक्ट में बताए जाते हैं। टैक्स हमेशा पर्सन पे चार्ज होता है। पर्सन का मतलब होता है कि इनकम टैक्स की लैंग्वेज में जितने भी हमारे मतलब जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जैसे इंडिविजुअल्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गई, ठीक है ना, कंपनीज हो गई, ट्रस्ट हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, इन सबको पर्सन बोला जाता है, पर्सन। तो पर्सन की डेफिनेशन में ये सब कवर हो जाते हैं। तो जो लोग पर्सन में की डेफिनेशन में कवर होंगे उन पर टैक्स लगेगा। और पर्सन में टोटल 7 लोग कवर होते हैं, जैसा मैंने बताया था, 7 लोग होते हैं। पहला इंडिविजुअल, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, चौथा कंपनी, पांचवा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सिक्स्थ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एंड सेवेंथ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये 7 एंटिटीज़ या 7 लोग हैं या जो पर्सन्स की डेफिनेशन में आते हैं, पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। पर्सन्स नहीं बाबू, हम लॉ पढ़ लें तो पर्सन लिखा है तो हमें पर्सन ही बोलना पड़ेगा, पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है, और वैसे भी हम सबकी बात इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, तो टैक्स हमेशा किस पे चार्ज होता है, एनुअल इनकम में चार्ज होता है। हमेशा किस ईयर में चार्ज होता है, असेसमेंट ईयर में चार्ज होता है। किस टैक्स का जो रेट होता है वो कहाँ पे बताया जाता है, फाइनेंस एक्ट में बताया जाता है। टैक्स चार्ज किन पे होता है, पर्सन पे होता है। और टैक्स, ये तो मैंने बता दिया, टैक्स एनुअल बेसिस पे चार्ज होता है। और किस इनकम पे चार्ज होता है, तो टोटल इनकम पे चार्ज होता है। टोटल इनकम मतलब साल के अंत में जो हमारी टोटल इनकम कैलकुलेट करके आती है उस पर चार्ज होता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स थे बेसिस ऑफ चार्ज में। सबसे पहले एनुअल टैक्स, दूसरा असेसमेंट ईयर, तीसरा फाइनेंस एक्ट के हिसाब से रेट्स डिसाइड होते हैं, चौथा टैक्स हमेशा पर्सन पे लगता है, एंड फिफ्थ जो है वो है कि टैक्स हमेशा टोटल इनकम पे चार्ज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।